हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 15 मार्च 2023 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग दैट इन केस यू फाइंड these videos helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. तो आज के वीडियो का पहला आर्टिकल द हिंदू के वर्ल्ड पेज का एक आर्टिकल है, ऑस्ट्रेलिया टू बाय यूएस न्यूक्लियर सबमरीन्स अंडर ऑकस। अब देखिए, आपको यहाँ पे कहीं चीजें बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअल हैं, कहीं चीजें बहुत ही ज्यादा एनालिटिकल हैं। अगर हम मेंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो ऑकस का इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा, इंडिया का क्या आउटलुक होना चाहिए ऑकस के लिए, तो ये हम इंडियन एक्सप्रेस में डॉक्टर सी राजा मोहन ने एक बहुत ही अच्छा एडिटोरियल लिखा है। हम इस आर्टिकल के इंट्रोडक्शन में उसे भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हुआ क्या है यहाँ पे देखिए, जैसे कि हम देख सकते हैं, 3 conventionally armed nuclear-powered Virginia-class vessels will be sold over the course of the 2030s। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि 3 वर्जीनिया क्लास वेसल्स, ये वर्जीनिया क्लास जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं, ये यूएस की सबमरीन्स हैं। तो 3 ऐसी सबमरीन्स 2030s के आसपास, यानी कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2030s ऑस्ट्रेलिया को दी जाएगी। ठीक है, और साथ ही में आप इसको 5 तक लेके जा सकते हैं, यानी कि 2 और खरीद सकते हैं। 2 और क्यों खरीदेंगे, यानी कि ऑस्ट्रेलिया 2 और क्यों लेगा बेसिकली। तो देखिए, कहीं कहीं जो ऑस्ट्रेलिया की खुद की कन्वेंशनल सबमरीन्स हैं जो न्यूक्लियर पावर्ड नहीं है, जैसे हम कोलिन्स क्लास सबमरीन्स कहते हैं, तो कोलिन्स क्लास सबमरीन के बहुत सारी ऐसी सबमरीन जो रिटायर हो रही होंगी, और फिर उसके बाद जो ऑकस क्लास सबमरीन्स के आने से पहले का समय है, कोलिन्स के रिटायरमेंट के बाद, और ऑकस क्लास सबमरीन जो खुद बनानी है ऑस्ट्रेलिया के लिए यूके की मदद से, उनके आने से पहले उसके बीच का जो टाइम है, उसकी रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए 2 और खरीदी जा सकती हैं। ये चीज यहाँ नहीं लिखी, पर जस्ट इन केस आपको समझ ना आए तो इसीलिए इट कैन गो अप टू 5। वैसे 3 तो वर्जीनिया क्लास वेसल्स दी जाएंगी। ओके, ब्रिटेन एंड ऑस्ट्रेलिया विल देन, फिर उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया वो दोनों साथ मिलकर बिल्ड करेंगे एक न्यू मॉडल, बिल्कुल एक नई क्लास बनाई जाएगी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स की। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखी है, न्यूक्लियर पावर्ड इन कैरिंग कन्वेंशनल वेपन्स डब्ड द SSN ऑकस, दिस विल बी अ ब्रिटिश डिजाइन। इसमें ये ब्रिटिश डिजाइंड होगी ये नई क्लास ऑफ सबमरीन्स, पर ऑफ कोर्स इसमें यूएस टेक्नोलॉजी यूज होगी। तो देखिए, बेसिकली यहाँ पे इतना कॉम्प्लेक्स जो हमने पढ़ लिया, पहले तो आपको पता है कि ऑकस क्या है। ऑकस यू वेरी वेल नो, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, इन तीनों की एक सिक्योरिटी पार्टनरशिप है। ओके, 18 मंथ्स अगो इसको साइन किया गया था, इट सॉर्ट ऑफ केम इनटू फोर्स। ओके, अब इसको नए लेवल पे लेके जाया जा रहा है। आप जानते हैं कि तीनों ही जो हेड्स स्टेट हैं, दे आर इन कैलिफोर्निया एंड दे आर अनाउंसिंग व्हाट दे आर अनाउंसिंग, ये बात आप जानते हैं। देखिए, लेकिन उससे पहले कि हम यहाँ पे क्या लिखा है वो सब कुछ डिस्कस करें, सबसे पहली बात आपके प्रीलिम्स के भी पर्सपेक्टिव से और आपके मेंस के भी पर्सपेक्टिव से ये बहुत जरूरी है कि डिफरेंस क्या है एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन के बीच में और एक कन्वेंशनल सबमरीन के बीच में। ठीक है, तो ये चीज सबसे पहले आपको समझनी है। देखिए, सबमरीन्स जो है वो या तो डीजल इलेक्ट्रिक हो सकती है, या तो वो न्यूक्लियर पावर्ड हो सकती है। ठीक है, तो इन दोनों ही तरह की सबमरीन्स को हम यूज कर सकते हैं इफ वी हैव टू लॉन्च न्यूक्लियर वॉरहेड्स। ऑल्दो यहाँ पे मिस्टर बाइडेन ने ये कहा है कि हम न्यूक्लियर वॉरहेड्स नहीं सप्लाई करेंगे ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट नहीं है, तो हम उनको नहीं सप्लाई करेंगे। पर दोनों ही तरह की सबमरीन्स आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर वॉरहेड्स को लॉन्च कर सकती है। लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, देखिए, जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है उसमें डीजल इंजन यूज होता है। ओके, डीजल एक फ्यूल है, डीजल इंजन यूज होता है सो दैट इट पावर्स इलेक्ट्रिक मोटर्स, और इन इलेक्ट्रिक मोटर्स के वजह से ही ऑफ कोर्स जो वेसल्स हैं दे प्रोपेल थ्रू द वाटर। ओके, जो इंजन है वो डीजल है, उसमें फ्यूल यूज हो रहा है जो पावर देता है इलेक्ट्रिक मोटर्स को, जिसकी वजह से सबमरीन्स चलती हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स की बात करें तो न्यूक्लियर पावर्ड यानी कि पावर कहाँ से आ रही है, उसमें पावर कहाँ से आ रही थी, डीजल से आ रही थी, इसमें पावर कहाँ से आ रही थी, न्यूक्लियर किसी मटेरियल से आ रही होगी। तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स में आपकी वेसल पे ही एक न्यूक्लियर जनरेटर होता है। ठीक है, तो वही बेसिकली आप कह सकते हैं कि कॉन्स्टेंटली ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर कॉन्स्टेंटली इट सॉर्ट ऑफ जनरेट्स स्टीम। ओके,
तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और ऑफ कोर्स इस स्टीम के माध्यम से ही आप जो वेसल के टरबाइन है उसको रन करते हैं। यू टर्न द वेसल्स टरबाइन, और इसीलिए जो वेसल्स हैं वो प्रोपेल कर पाती है। तो यानी कि जो वेसल को चलाने के लिए पावर आ रही है वो न्यूक्लियर रिएक्टर से आ रही है, विच इज एस्टैब्लिश्ड ऑन द वेसल इटसेल्फ। ठीक है, तो आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। लेकिन अब देखिए कहीं चीजें, अगर आपके मेंस में आपको एक आंसर लिखना हो और आपके प्रीलिम्स में अगर कोई स्टेटमेंट डिफरेंस से रिलेटेड आ जाए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो डीजल पावर्ड सबमरीन्स हैं उनको बार बार बहुत फ्रीक्वेंटली रीसर्फेस करना पड़ता है। ठीक है, रीसर्फेस क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि उनका जब भी फ्यूल खत्म हो जाएगा तो उनको रीफ्यूलिंग करवानी पड़ेगी। लेकिन इसमें फिर ऑफ कोर्स एक दिक्कत हो जाती है, जब आपको बार बार अंडरग्राउंड से, अंडर वाटर से ऊपर आना पड़ रहा है तो आप बहुत इजीली डिटेक्ट किए जा सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स की बात करें तो दे कैन रिमेन कंप्लीटली सबमर्ज फॉर ईयर्स। तो जो डिटेक्शन वाली चीज है वो यहाँ पे कम हो जाती है। तो सबसे अच्छा फायदा ही यही है और सबसे बड़ा डिफरेंस भी दोनों में यही है। जो डीजल पावर्ड सबमरीन्स होती हैं यूजुअली थोड़ी छोटी होती हैं, और जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं दे सॉर्ट ऑफ लार्जर। ओके, और ऑफ कोर्स आप जानते हैं कन्वेंशनल जो डीजल पावर्ड सबमरीन्स होंगी दे वुड बी चीपर टू रन एंड ऑल्सो मेंटेन। लेकिन ऑफ कोर्स न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स में काफी एक्सपेंस लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसकी मेंटेनेंस में। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, मैंने अभी यहाँ पे एक शब्द बोला था SSN ऑकस, है ना, इसका मतलब क्या है? तो देखिए जो डीजल पावर्ड सबमरीन्स होती हैं ना उसमें आप कह सकते हैं कि दो कैटेगरीज हैं, SSK। SSK का मतलब क्या है? कॉन्वेंशनली पावर्ड अटैक सबमरीन। और SSB कॉन्वेंशनली पावर्ड बॉलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। SS का मतलब सबमरीन वाला चीज है। ठीक है, तो SSK मतलब कॉन्वेंशनली पावर्ड, कॉन्वेंशनल तरह से उसका फ्यूल से पावर आ रहा है। ओके, कॉन्वेंशनली पावर्ड अटैक सबमरीन। SSB का मतलब है कॉन्वेंशनली पावर्ड बॉलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। लेकिन वहीं पे क्योंकि मैंने SSN बोला है तो N स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियर ओनली। SSN का मतलब है न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन। लेकिन SSBN का मतलब है न्यूक्लियर पावर्ड बुलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगर इस तरह के एक्रोनिम्स लिखे आ गए और आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसे डिफरेंसेस, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि इसका मतलब है क्या। ओके, तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है। Australia has unveiled plans to buy up to 5 US nuclear powered submarines। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब ये 5 खरीद लेंगे उसके बाद US, ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलिया मिलके एक नई क्लास ऑफ सबमरीन तैयार करेंगी अकॉर्डिंग टू द ऑस्ट्रेलियन डिमांड, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के लिए। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे लिखी है। अब देखिए आपको पता क्या चल रहा है ना, इंडो पैसिफिक यहाँ पे कोर है। इंडो पैसिफिक में हम देख रहे हैं कि देयर इज राइज ऑफ चाइना एंड ऑफ कोर्स यूएस इज डूइंग समथिंग टू काउंटर इट। ओके, तो यहाँ पे जब हम एडिटोरियल पढ़ेंगे ना, इट इज वेरी गुड एडिटोरियल। बहुत कुछ आपको समझ आएगा उस एडिटोरियल से कि ये हो क्यों रहा है और क्या हमें मैसेज मिलता है इससे। ओके, यूएस, अब देखिए यहाँ पे बाइडेन ने कहा है कि यूएस ने हमेशा ही स्टेबिलिटी सेफगार्ड करने की कोशिश की है इंडो पैसिफिक रीजन में फॉर डेकेड्स। और अब क्योंकि हमने ये सबमरीन अलायंस बनाई है, ओके, सबमरीन अलायंस ही कहेंगे आप ऑकस को, तो इस सबमरीन अलायंस के माध्यम से वी वुड सॉर्ट ऑफ बोल्स्टर द प्रोस्पेक्ट ऑफ पीस फॉर डेकेड्स टू कम। डेकेड से हम कर रहे थे और आने वाली डेकेड्स तक हमारा कंट्रीब्यूशन अब इंडो पैसिफिक की स्टेबिलिटी में चला गया। ओके, मिस्टर बाइडेन ने, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि ये चीज बोली है कि हम ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर वेपन्स नहीं देंगे क्योंकि ये एनपीटी के खिलाफ हो जाएगा, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के खिलाफ हो जाएगा। ठीक है, हाउएवर एक्वायरिंग स्टेल्दी सबमरीन्स पावर्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्टर्स पुट्स ऑस्ट्रेलिया इन एन एलीट क्लब। डेफिनेटली ये ऑस्ट्रेलिया को एक बहुत पावरफुल नेशन बना देता है। देखिए न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है पर न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स तो हैं। और किस तरह का आपको मसल पावर मिलती है इसके साथ। देयर टू फास्ट, बहुत स्पीड होती है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स में, लेकिन जो कन्वेंशनल सबमरीन्स होती हैं डीजल पावर्ड वो बहुत स्लो स्पीड भी होती है। एक और डिफरेंस जो आपको पता होना चाहिए, तो इट वुड डेफिनेटली एड अ लॉट ऑफ पावर टू ऑस्ट्रेलिया। Okay, and at the forefront of US-led efforts to push back against Chinese military expansionism, the submarines are expected to be equipped with cruise missiles that can strike foes from long distances। वही चीज है कि
यहाँ पे रैशनल क्या है, हमें डेटरेंस पैदा करनी है। किस डेटरेंस का मतलब क्या होता है, चाहे वो न्यूक्लियर डेटरेंस हो चाहे वो कॉन्वेंशनल डेटरेंस हो, उसका मतलब है कि हमको कुछ भी करने से पहले जो हमारा दुश्मन है वो 100 बार सोचे। और वो क्यों सोचेगा, जब हम कहते हैं कि किसी के पास न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं तो डेटरेंस पैदा हो जाती है। कैसे पैदा हो जाती है, तो आपके पास एक छोटी सी हुई मिसाइल है, आपने उसके ऊपर फेंकने की कोशिश की, तो आप 100 बार उस मिसाइल को फेंकने से पहले सोचेंगे अगर सामने वाले के पास न्यूक्लियर वेपन है, क्योंकि आपको लगेगा वो उससे वार कर सकता है और उसका कोई तोड़ है नहीं। तो दैट इज डेटरेंस, कि सामने वाला आपको, जो आपका दुश्मन है, वो कुछ ना कह पाए क्योंकि आपके पास कुछ ऐसा है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ये ऑस्ट्रेलिया के कंसर्न्स ही हैं जो, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया ने रिक्वेस्ट की यूएस और ब्रिटेन को कि वी विल हैव टू डू समथिंग अबाउट इट, क्योंकि चाइना हमारा नेबर है। और आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में भी, अब देखिए ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ना, ऑकस के बारे में पढ़ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर एल्बनीज, वो यहाँ पे जाने से पहले जस्ट इंडिया आए थे, होली खेली उन्होंने और हमने साथ में मैच देखा। फिर उसके बाद वी डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, है ना। तो वी आल्सो डिस्कस्ड द प्रो खालिस्तानी आउटफिट्स एंड अदर थिंग्स आल्सो, कि हमारे दोनों में जो सबसे बड़ा फैक्टर है, बाइंडिंग फैक्टर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में, वो है चाइना फैक्टर। ये बात उनको भी पता है और हमें भी पता है। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया का केस देखेंगे तो इस बार इंडिया ने अलाउ कर दिया है कि मालाबार एक्सरसाइज में, जो क्वाड की एक्सरसाइज है, उसमें ऑस्ट्रेलिया पार्ट ले सकती है। इंडिया की वजह से अभी तक रुके हुए थे हम, क्वाड रुका हुआ था, कि मालाबार एक्सरसाइज जो क्वाड की होती है उसमें ऑस्ट्रेलिया पार्ट नहीं लिया करती थी, सिर्फ यूएस, इंडिया, जापान लिया करते थे। क्यों हम थोड़ा सा एप्रीहेंसिव थे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और चाइना के रिश्ते अच्छे नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया का ज्वाइन करने का मतलब है चाइना के खिलाफ हम एक मैसेज भेज रहे हैं कि हम सारे साथ हैं आपके। तो लेकिन फिर उसके बाद गलवान क्लैश हो गया, जिसकी वजह से इंडिया मजबूर हो गया कि देखिए ये तो किसी की नहीं सुनते, ये हमारे ही नहीं कदर करते, तो मान लेते हैं ऑस्ट्रेलिया को भी इंक्लूड कर लेते हैं मालाबार में। तो ये चीज आपको पता है। सो ऑस्ट्रेलिया इज अ वेरी स्पेशल नेशन फॉर अस। अब जानते हैं गिफ्ट सिटी में दो यूनिवर्सिटीज भी आ रही हैं, पहले फॉरेन कैंपसेस आ रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी के भारत में, वो ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑफ कोर्स यू शुड पे अ लिटिल मोर अटेंशन टू व्हाट इज हैपनिंग, ऑकर्स, ऑस्ट्रेलिया, एवरीथिंग। ओके, मिस्टर एल्बनीज प्रिडिक्टेड दैट द वाइडर इकोनॉमिक इम्पैक्ट एट होम, और ऑफ कोर्स आप जानते हैं, क्योंकि ये इनका ये कहना है कि जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी उसके बाद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को हमने अपनी कंट्री में फ्लरिश करते हुए देखा था अचानक से। एग्जैक्टली वैसे ही अब जो ऑकस के बाद हम बहुत ही ज्यादा बड़ा एक इंडस्ट्री देखेंगे, जॉब क्रिएशन देखेंगे, 20,000 जॉब्स के करीब एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, क्योंकि जॉइंट प्रोडक्शन होगी एंड ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें एक और चीज ध्यान में रखनी है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो आप जानते हैं हम कहते हैं एटम्स फॉर पीस, है ना। तो अभी हमें देखिए 2-3 चीजें डिस्कस करनी है। हमने न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स और डीजल सबमरीन्स के बारे में डिफरेंस देख लिया, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था। दूसरा, आपको थोड़ा सा एनपीटी के बारे में जरूर पता होना चाहिए, मे बी आपके मेंस में भी क्वेश्चन आ जाए कि क्या आपको लगता है कि ऑकस डील जो है इट कॉन्ट्रोडिक्ट्स एनपीटी का जो रैशनल है। तो पहले तो आप एनपीटी के बारे में थोड़ा बहुत लिखेंगे कि एनपीटी है क्या, उसका रैशनल है क्या, उसने क्या करना है, क्या फंक्शंस हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप ऑकस के बारे में लिखेंगे और फिर आप लिखेंगे अच्छा कि ये प्रो है, अगेंस्ट है क्या नहीं है। ठीक है, तो ये चीज इस तरह से आपका आंसर फ्रेम होगा और डेफिनेटली आपके प्रीलिम्स में तो आ ही सकता है। तो हम अभी एनपीटी भी देखेंगे और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में 2-3 चीजें जो आपको पता होनी चाहिए वो भी हम देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने क्या कहा है कि अल्टीमेटली जो एजेंसी है, यानी कि हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि कोई प्रोलिफरेशन रिस्क ना हो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से, एज लॉन्ग एज कोई न्यूक्लियर वेपन्स का ट्रांसफर नहीं हो रहा, तो तब तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर क्योंकि एक बहुत ही रिस्की वेंचर है जो आपने लिया है, तो इसीलिए आपको भी अलाइन करना पड़ेगा हमारी वेरिफिकेशंस के साथ। द लीगल ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टीज एंड द नॉन प्रोलिफरेशन एक्सपेक्ट्स आर पैरामाउंट। यूके और यूएस बोथ न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। अब देखिए यही चीज आपको पता होनी चाहिए, अगर आपके प्रीलिम्स में ये चीज लिखी है कि ऑकस अभी रिसेंटली डील साइन हुई है और यूके और यूएस, क्योंकि दोनों ही न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, दे विल हैव टू रिपोर्ट टू द IAEA इंटरनेशनल ट्रांसफर्स ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल टू नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट सच एज ऑस्ट्रेलिया। ये बात आप जानते हैं। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे अपने पार्ट पे क्या कह रहा है। ऑस्ट्रेलिया को क्या करना पड़ेगा, इट विल हैव टू मेक अरेंजमेंट विद द IAEA
तो इस UN वॉच डॉग के साथ उन्हें भी अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, ताकि अगर वो इस न्यूक्लियर मटेरियल को यूज़ करना चाहते हैं, न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स को यूज़ करना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स उनको भी टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन, वेरिफिकेशन और ये सबको अलाइन करना पड़ेगा। द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट एस्टिमेट्स, ऑफ कोर्स यहाँ पे इनका कहना 20,000 जॉब्स बनेंगी, और पहले 10 सालों में 20,000 जॉब्स, और पहले 10 सालों में $40 बिलियन के करीब यहाँ पे लगेगा। और देखिए पहले 10 साल की बात है, ये अभी मल्टी डिकेडल प्रोजेक्ट है ये, 2040s एंड में जाके हमें इसका कुछ बहुत कॉन्क्रीट रिजल्ट दिखेगा, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे लेट्स डिस्कस सर्टेन अदर थिंग्स कि चाइना क्या कह रहा है, क्योंकि ये भी तो हमारे लिए जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाइना सेज ऑकस डील गोइंग डाउन द रॉन्ग पाथ एंड डेंजरस पाथ। ओके, तो यही हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। चाइना ने अपना फर्म ऑपोजिशन एक्सप्रेस किया है, जो मंडे की अनाउंसमेंट आई है ऑस्ट्रेलिया, यूएस और यूके की तरफ से। ओके, तो साथ ही में यहाँ पे लिखा है कि चाइना's गवर्नमेंट ऑन ट्यूसडे slammed the AUKUS partnership as going down the wrong and dangerous path and undermining international nuclear non-proliferation। वही ऑफ कोर्स करेंगे कि एनपीटी के आप खिलाफ जा रहे हैं। अब देखिए आप किसी चीज को अपोज कर रहे हैं तो आप उसको लीगल टर्म्स में या जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड टर्म्स है उसी में बोलेंगे आपसे, वरना किसी को कोई मतलब नहीं है। आप भी बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं जो किसी को पसंद नहीं आता, तो ये चीज जस्ट बिकॉज आपको पसंद नहीं आ रही तो सब आपका साथ दे, तो आपको कुछ ऐसा बोलना पड़ेगा जो सबको एंशियस कर दे। तो आप एनपीटी कोट करेंगे, आप नॉन प्रोलिफरेशन कोट करेंगे, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट बोलेंगे, ठीक है। तो वही चीज उन्होंने भी कही है। और वी हैव रिपीटेडली सेड दैट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सो कॉल्ड ऑकस सिक्योरिटी पार्टनरशिप बिटवीन द यूएस, UK, Australia to promote cooperation on nuclear submarines and other cutting-edge military technologies। अब देखिए ये चीज आप जो अपने आंसर में भी लिख सकते हैं, इनका ये कहना है कि चाइना का ये कहना है कि जो आप एक दूसरे के साथ न्यूक्लियर सबमरीन शेयर करना और कटिंग एज मिलिट्री टेक्नोलॉजी एक दूसरे के साथ शेयर करना, ये टिपिकल कोल्ड वॉर मेंटालिटी है। किसको नहीं पता कि इंडो पैसिफिक में हमारा यहाँ पे राइज हो रहा है, जिसको आप आके कब करना चाहते हैं। दिस इज कंप्लीटली प्रॉक्सी वॉर, जो आप कोल्ड वॉर के समय पे रशिया के साथ खेला करते थे, वो आज आप हमारे साथ खेल रहे हैं। और इन्होंने बोला है कि ये कुछ नहीं करेगा, ये एग्जैसरबेट करेगा आर्म्स रेस को। आप थोड़ी और आर्म्स बढ़ाएंगे तो हम मजबूर हो जाएंगे और आर्म्स बढ़ाने के लिए। आप यहाँ पे न्यूक्लियर हमारे रीजन में आके न्यूक्लियर सबमरीन दे रहे हैं, तो हमको अपना न्यूक्स बढ़ाना पड़ेगा, उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, हमें अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा। फिर हम बढ़ाएंगे तो फिर इंडिया को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वो भी एक रीजनल प्लेयर है ना। तो इंडिया बढ़ाएगी तो पाकिस्तान कहेगी हमारा नेबर बढ़ा रहा है तो हमें भी मॉडर्नाइज करना अपने डिफेंस को, वो तो पहले ही इकोनॉमिकली बर्बाद है। सोचिए पूरे रीजन में और पूरे इंटरनेशनल स्फीयर में क्या हो जाएगा, आर्म्स रेस छिड़ जाएगी, क्योंकि सबको ही एंजाइटी हो जाएगी कि उसके पास ज्यादा वेपन्स है, उसके पास ज्यादा वेपन्स है, तो हम भी मजबूर हो गए हैं। यही तो होता है। और होता क्या है, जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया तो पाकिस्तान कहता है कि हमारे नेबर ने कर लिया तो हमें भी करना पड़ेगा, हम मजबूर हैं। तो ये चीज आ जाती है तब। एंड अंडरमाइन द international nuclear non-proliferation regime and hurt regional peace and stability। Okay, the latest joint statement issued by the US, UK and Australia shows that the three countries for their own, वही इन्होंने कहा है कि देखिए कुछ नहीं है ऑकस इन तीनों कंट्रीज के खुद के जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट है। अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट की वजह से इन तीनों कंट्रीज ने इंटरनेशनल कम्युनिटी के जो कंसर्न्स हैं उनको डिसरिगार्ड किया। इंटरनेशनल कम्युनिटी के क्या कंसर्न्स हो सकते हैं इनके हिसाब से, ऑफ कोर्स स्टेबिलिटी, इंटरनेशनल स्टेबिलिटी, आर्म्स रेस, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये चीज यहाँ पे इन्होंने बोली है। न्यूक्लियर सबमरीन कॉपरेशन बिटवीन द यूएस, द यूके एंड ऑस्ट्रेलिया इन्वॉल्व्स टू ट्रांसफर। साथ ही में इन्होंने ये भी कहा है कि इसमें ट्रांसफर होगा लार्ज अमाउंट्स ऑफ वेपन्स ग्रेड हाईली एनरिच्ड यूरेनियम। यूरेनियम का जो ट्रांसफर होगा फ्रॉम न्यूक्लियर वेपन स्टेट टू नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट। तो इसका एक बहुत ही सीरियस न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन रिस्क, कहीं लीकेज हो सकती है, वो गलत कामों के लिए डाइवर्ट किया जा सकता है एंड ऑल ऑफ दैट। कल को ऑस्ट्रेलिया भी खुद को न्यूक्लियर वेपन स्टेट डिक्लेयर कर दे और एनपीटी से विड्रॉ कर ले और कुछ भी हाइपोथेटिकल, तो आप कुछ भी सोचते रहे, तो वो इन्होंने बोला है। Okay, on the three countries on Monday committing to the okay, वही चीज इन्होंने बोली है। और देखिए जब इनसे पूछा गया कि लेकिन मिस्टर बाइडेन ने तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दी है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स बिल्कुल भी नहीं ट्रांसफर होने देंगे, और जितने जो हाईएस्ट और स्ट्रिक्टेस्ट इंटरनेशनल अग्रीमेंट के प्रिंसिपल्स है ना उनको फॉलो करेंगे और स्ट्रिक्टेस्ट वेरिफिकेशन को हम करवाएंगे। ओके, तो आपका इस पे क्या कहना है? चाइना कहते हैं कुछ भी नहीं है, दिस इज, ये तो यूटोरिक है, मतलब बड़ी बड़ी बातें बोलना ताकि वर्ल्ड को डिसीव
किया जा सके, उनको भ्रम में रखा जा सके. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द वेस्ट डज. दिस इज व्हाट चाइना सेज. ओके, द डील स्पोक्सपर्सन सेड, Chinese spokesperson, would damage the integrity, efficacy and authority of the NPT. Exactly यही क्वेश्चन आ सकता है कि कोट अनकोट में आएगा ऑफ कोर्स कि the AUKUS deal damages the integrity, efficacy and authority of the NPT. Do you agree? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. Okay, the safeguards issues related to AUKUS concern the interest of all member states. इन्होंने कहा है कि देखिए जितने भी IAEA के member states हैं, है ना, AUKUS उन सबके लिए ही काफी कंसर्निंग है और मेरे हिसाब से, चाइना के हिसाब से सबको जॉइंटली डिस्कस करना चाहिए, सारे मेंबर्स को ट्रांसपेरेंट, ओपन और इंक्लूसिव इंटर गवर्नमेंटल प्रोसेस के माध्यम से कि अलाउ किया जाए, नहीं किया जाए, इस पे बैन लगाया जाए, रोक लगाई जाए. तो ये सारी चीजें इन्होंने कही हैं. अब देखिए, लेट मी मूव ऑन टू इंडिया एंड द एंग्लोस्फीयर. लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले कई चीजें जो मुझे लगता है कि आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है और मेंस के भी ऑफ कोर्स. ठीक है, तो सबसे पहले तो जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि देखिए सबसे पहले तो इसे एटम्स फॉर पीस कहते क्यों हैं. ओके, तो जो यूएस के एक प्रेसिडेंट थे, आप जानते हैं आइजनहावर, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में एक एड्रेस दिया था 1953 में. उस एड्रेस को बोला गया था एटम्स फॉर पीस. इसका मतलब आपको क्या लग रहा होगा कि पीसफुल पर्पसेस के लिए न्यूक्लियर एटम्स को यूज किया जाए, यही लग रहा है हमें. ठीक है, और यही है भी इसका मतलब. तो ये इस एड्रेस का नाम था. ओके, तो इसीलिए जो ऑर्गेनाइजेशन का इनिशियल नेम है IAEA का, वो एटम्स फॉर पीस ही है. ओके, ऑर्गेनाइजेशन. लेकिन अगर हम बात करें कि 1953 में तो ये एड्रेस खत्म हो गया, लेकिन इस पर्टिकुलर बॉडी को 1957 में फॉर्मली एस्टैब्लिश किया गया था. अब देखिए, आपको इसका हेडक्वार्टर्स पता है, वियना, ऑस्ट्रिया. अब आप इतना सुनते हैं कि ईरान न्यूक्लियर डील को रिवाइव करने के लिए वियना टॉक्स चल रहे हैं, वियना टॉक्स चल रहे हैं. तो इसीलिए वहां पे चल रहे हैं क्योंकि न्यूक्लियर वॉच डॉग वहीं पे बैठा है. ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए. अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यूपीएससी को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट इस चीज में रहता है कि इंडिया मेंबर है कि नहीं. जी हाँ, बिल्कुल इंडिया मेंबर है IAEA का. और इनफैक्ट इंडिया 1957 में ही मेंबर बन गया था जब इसे फॉर्मली एस्टैब्लिश किया गया था. तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए. और साथ ही में देखिए, और तो क्या ही यहाँ से पूछा जा सकता है कि फंक्शंस क्या हैं. फंक्शंस देखिए 3 तरह के फंक्शंस हैं जो आपको याद रखने हैं. अगर आपके आंसर में भी लिखने के लिए आ जाए तो आप यही लिखिएगा. शुरुआत ऐसे ही कर सकते हैं कि चीफ जो इनके एरियाज ऑफ वर्क हैं वो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सेकेंड है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, थर्ड है सेफगार्ड्स एंड वेरिफिकेशन. ओके, तो ये चीज आपको पता है. तो आप ये भी जानते हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या हो सकती है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज के पीसफुल यूजेस की. क्योंकि देखिए, न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी तो इज द नीड ऑफ द आवर. आपको याद होगा, हमने एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि अगर सबने अब कमिट किया है, सबके नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन हैं, है ना, कि पेरिस एग्रीमेंट में, या अभी रिसेंटली ग्लासगो समिट हुई, फिर उसके बाद इजिप्ट की अभी समिट हुई, राइट. तो इसमें सब अपने नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस को और रेज अप करने की बात कर रहे हैं. तो सबने अगर क्लाइमेट न्यूट्रलिटी अटेन करनी है तो कैसे इतनी जल्दी हो जाएगा इतना. देखिए, जो अगर हम बात करें सोलर पावर की, विंड पावर की, वो वॉलेटिलिटी है काफी. जब सन होगा तो सबसे ज्यादा पावर बनेगी, जब विंड होगी कहीं पे विंड चल रही है, कहीं पे नहीं चल रही, तो हमें न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, उसका सहारा लेना ही पड़ेगा. तो IAEA की खुद की रिपोर्ट बताती है कि न्यूक्लियर पावर का जो डिमांड है, इट वुड गो अप एंड मोर नेशंस आर डूइंग समथिंग अबाउट इट. फॉर एग्जांपल पोलैंड, फॉर एग्जांपल टर्की में भी एक न्यूक्लियर पावर प्लांट आप जानते हैं रशिया की सहायता से बन रहा है, ऑल ऑफ दैट. तो इसीलिए पीसफुल यूजेस जो हैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज के, उन्हें इंश्योर किया जाए. ठीक है, और क्या करता होगा IAEA? ये सेफ गार्ड्स ऑफ कोर्स, ताकि जो इस तरह की रिसर्च और डेवलपमेंट अभी हमने बात की उसको प्रमोट करता है. तो ये रिसर्च और डेवलपमेंट जो हम कर रहे हैं इस पर्टिकुलर सेक्टर में, उसको मिलिट्री पर्पसेस के लिए ना यूज किया जाए. साथ ही में NPT को क्योंकि NPT में नॉन प्रोलिफरेशन इंश्योर करनी है, तो उसमें अपनी सहायता देता है. और भी इस तरह की कोई इंटरनेशनल ट्रीटी है नॉन प्रोलिफरेशन में. ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए. और एक बेसिक चीज जो IAEA से रिलेटेड, गवर्नेंस सिस्टम क्या है. इसमें 2
पॉलिसी मेकिंग बॉडीज हैं, एक है जनरल कॉन्फ्रेंस और एक है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। ठीक है, तो जो जनरल कॉन्फ्रेंस है, जनरल में तो सब होते हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में सब होते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे अपना लॉजिक लगाइए, यहाँ पे सब होंगे, जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं IAEA के, तो सब होते हैं। रेगुलर एनुअल सेशन होता है इनका भी, जैसे UNGA के केस में। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, यूजुअली सितंबर के मंथ में, अगर आपको और जानना है तो। अब बोर्ड ऑफ गवर्नर्स क्या होते हैं? बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, देर आर अप्रोक्सीमेटली 35 मेंबर्स। ठीक है, तो यूजुअली एक साल में कम से कम 5 बार मिलते हैं। ओके, तो व्हाट दे डू, जैसे अगर डायरेक्टर जनरल जो है IAEA का, उनको अपॉइंट करना, पर ऑफ कोर्स वो इस तरह के काम जो है दिग्गज वो ये पर्टिकुलरली जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है वो करते हैं। ठीक है, तो पर ऑफ कोर्स इसमें भी जनरल कॉन्फ्रेंस का अप्रूवल तो चाहिए ही होता है, क्योंकि डायरेक्टर जनरल अपॉइंट करना एक बहुत बड़ी बात है। तो ये सारी चीजें, और जो भी मेंबरशिप किसी और ने मेंबर बनना है IAEA का, तो उसकी एप्लीकेशंस को देखना, अप्रूव करना, सेफ गार्ड्स अग्रीमेंट्स को अप्रूव करना, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स क्या हैं उसको पब्लिश करना, ये सारे काम जो है वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स करते हैं। ठीक है, और यही चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओके, अगर हम बात करें NPT की, अब देखिए NPT के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए। सबसे पहली बात तो, क्योंकि आपको लगेगा कि जो NPT है ना वो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की बात करता होगा। जी नहीं, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की तो बात करता ही है कि न्यूक्लियर वेपन्स बिल्कुल इरेडिकेट ही कर दिए जाए एंड ऑल ऑफ दैट, पर इसका गोल जनरल और कंप्लीट डिसआर्मामेंट का भी है, कि देखिए पीस चाहिए ना। ठीक है, अल्टीमेटली क्या ही जरूरत है किसी भी वेपन की, लड़ाई की, वॉर की, अल्टीमेटली हर तरह का वेपन चले जाना चाहिए इस दुनिया से। तो कंप्लीट डिसआर्ममेंट भी इन्हीं का गोल है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, यहीं से आपको ट्रिक किया जा सकता है। तो सबसे पहली बात ये तो आप जानते ही हैं कि NPT को जी हाँ, एक और बात, क्योंकि आप यूजुअली पढ़ते हैं 1970 की डेट पढ़ते हैं, या फिर आप 1968 की पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी साइनिंग अप शुरू हुआ था तब इस ट्रीटी का, लेकिन 1965 से लेके 1968 के बीच में इस ट्रीटी को नेगोशिएट किया गया था। NPT की बात कर रही हूँ मैं, किसने नेगोशिएट किया होगा? एक और कमिटी बनाई थी यूनाइटेड नेशंस ने, यूनाइटेड नेशन स्पॉन्सर्ड एक कमिटी थी 18 नेशन कमिटी ऑन डिसआर्ममेंट, जो बेसिकली डिसआर्ममेंट से रिलेटेड ही नेगोशिएशंस करने के लिए बनाई गई थी, जिनीवा में, स्विट्जरलैंड में। 1965 से 1968 के बीच में उन्होंने बातचीत की, फिर 1968 में वो NPT ले आए, NPT को सिग्नेचर के लिए ओपन किया गया, फिर फाइनली इट केम इनटू फोर्स इन 1970। अब देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर हम बाकी सारी चीजें निकाल दें, आपको पता है इंडिया पार्ट नहीं है, इजराइल पार्ट नहीं है, पाकिस्तान पार्ट नहीं है, ये सारी चीजें आप जानते हैं। ठीक है, इंडिया जहां हो ना, पाकिस्तान तो वहां आ ही जाता है, तो ये चीज आपको पता है। अब देखिए, लेकिन सबसे पहली बात कि ट्रीटी एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट को, क्योंकि अभी हमने चाइना की तरफ से यही सुना ना कि न्यूक्लियर वेपन स्टेट से नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट एंड ऑल ऑफ दैट, तो आपको ये पता होना चाहिए एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट की डेफिनेशन क्या है। अगर आपके मेंस में भी आ जाए, आपके प्रीलिम्स में भी आ जाए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये जो ट्रीटी है, ये एक न्यूक्लियर वेपन, यही डिफाइन करती है न्यूक्लियर वेपन स्टेट को, और तो कोई ऐसी ट्रीटी है नहीं है। तो ये बेसिकली ट्रीटी कहती है कि एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट वो स्टेट है जिसने बिल्ड भी कर लिया था और टेस्ट भी कर लिया था अपनी न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव डिवाइस को बिफोर 1 जनवरी 1967। 1 जनवरी 1967 इज द कट ऑफ डेट। तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो पता होना चाहिए कि इसमें सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स ने कर लिया था अपना बिल्डिंग भी, टेस्टिंग भी। कब कर लिया था? 1945 में। सबसे लेट P5 कंट्रीज में से चाइना ने किया है 1964 में। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ओके, सो इंडिया एंड दी एंग्लोस्फीयर, एंग्लोस्फीयर आई होप आप समझते हैं, जो भी इंग्लिश स्पीकिंग नेशंस होते हैं उन्हें, उस स्फीयर को हम एंग्लोस्फीयर कहते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें ना, तो अभी जब हमने ऑस्ट्रेलिया डिस्कस किया तो उसमें भी हमने देखा कि हम हमारी जो कंट्री है वो भी, अब इसके रीजंस कुछ भी हों, देखिए अब आप इसको क्रिटिसाइज करें, वो जो भी हो, खैर रीजंस थे, बुरे थे, पर है तो है ना। हमारे यहाँ पे आके कोलोनाइजेशन हुई तो उस वजह से हमें इंग्लिश आ गई, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, पर इंग्लिश स्पीकिंग तो हमारा भी देश है ही, है ना। तो जो मेजर नॉर्थ और साउथ को कनेक्ट करने वाली भी लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही है कहीं ना कहीं, नॉर्थ ईस्ट में भी। और अगर आप बिल्कुल हिंटरलैंड देखेंगे, हिंदी हार्टलैंड वाला, तो उसमें भी इंग्लिश का बहुत ही एक महत्वपूर्ण रोल है। तो इसीलिए ऑस्ट्रेलिया, यूके, US, इन तरह की कंट्रीज के साथ हमारा जो रिश्ता है वो स्ट्रेंथन होना स्वाभाविक है, क्योंकि हम इंग्लिश स्पीकिंग नेशंस हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ एंग्लोस्फीयर के बारे में बात कर रहा होगा, जी नहीं, इट इज अ वेरी गुड एडिटोरियल। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ऑकस को
हेल भी किया जा रहा है, सेलिब्रेट भी किया जा रहा है, डिनाउंस भी किया जा रहा है, क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है, दोनों को सेम ही टाइम पे, दोनों चीजें सेम टाइम पे हो रही हैं, ठीक है। अब देखिए जो 3 कंट्रीज हैं जिन जो बेसिकली उनका एम ये है कि इंडो पैसिफिक में स्टेबिलिटी और डेटरेंस प्रमोट की जा सके, तो वो तो सेलिब्रेट ही करेंगे। लेकिन चाइना के लिए ऑकस और साथ में क्वाड भी एक डेंजरस स्मॉल सर्कल है, जो बार बार कहते रहते हैं ना कि वो स्मॉल सर्कल्स बना रहे हैं एशिया में आके, यूएस एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। तो जो चाइना की ग्लोबल टाइम्स, आप जानते हैं चाइना की ग्लोबल टाइम्स ने वार्न किया था कैनबरा को, ऑस्ट्रेलिया को, कि ऑस्ट्रेलिया एक एक्सपेंसिव मिस्टेक मेक कर रहा है और you are doing nothing but planting a time bomb in the region which would definitely sort of burst at an appropriate time. ओके, बिटवीन दीज अब देखिए एक तो बिल्कुल एक्सट्रीम हो गया जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक तो बिल्कुल और एक्सट्रीम हो गया जो डिनाउंस कर रहे हैं जैसे चाइना। अब इन दोनों कॉन्ट्रास्टिंग पोजीशंस के बीच में देयर इज अ रेंज ऑफ ओपिनियन कि और ऑस्ट्रेलिया के नेबर्स जो हैं, जैसे कि हम क्या सोचते हैं इसके बारे में, बाकी नेबर्स क्या सोचते हैं। द इंडिविजुअल रिएक्शंस हैव बीन शेप्ड बाय देयर रिस्पेक्टिव एप्रिसिएशन ऑफ द शिफ्टिंग एशिया सिक्योरिटी डायनामिक। अगर देखिए अगर आपके क्योंकि अब क्या है ना कि जो GS2 में क्वेश्चंस आते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस पे स्पेसिफिकली, वो काफी ब्रॉड आते हैं। वैसा नहीं होता यूएस चाइना पे बता दो क्या है, इट्स नॉट लाइक दैट, इतना नैरो स्कोप नहीं रह गया। ऑल्दो अगर कुछ बहुत ही स्पेसिफिक हुआ है जैसे ऑकस की न्यूक्लियर सबमरीन डील, तो इसमें पूछा जा सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ऑकस पे क्वेश्चन आया भी है। बट स्टिल मोर ब्रॉडर, तो एशियन जियोपॉलिटिक्स पे क्वेश्चन आ सकता है, तो एशियन जियोपॉलिटिक्स में आप डेफिनेटली ऑकस का एक एलिमेंट लिखेंगे, उसके बिना तो आंसर कंप्लीट नहीं हो सकता आप, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे इन्होंने लिखी है कि एशियन जियोपॉलिटिक्स में ऑकस डेफिनेटली एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। ओके, तो हम देखते हैं कैसे। अब देखिए यहाँ पे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि $40 बिलियन तो आने वाले 10 साल में लगेंगे, ठीक है, और 20,000 जॉब्स जो आने वाले 10 साल में। तो मैंने आपको क्या बताया था, एक मल्टी डिकेडल फेज वाइज मैनर में ये एक प्रोजेक्ट है, सेवरल फेजेस होंगे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के, ठीक है। तो करंट यहाँ पे इनका कहना है, डॉक्टर सी राजा मोहन का एस्टिमेटेड कॉस्ट है प्रोजेक्ट की $250 बिलियन, ये ऑस्ट्रेलियन टैक्स पेयर्स को पड़ेगा इतना, ठीक है। तो और साथ ही में 30 साल लगेंगे, 3 डेकेड्स बिफोर एन इससे पहले कि ऑस्ट्रेलियन बिल्ट न्यूक्लियर सबमरीन एंटर्स इनटू सर्विस। ओके, तो हमें काफी साल अभी वेट करना है। Projects of this scale will inevitably involve significant delays and cost escalation। देखिए अभी हमें लग रहा है $250 बिलियन, अब इतना कुछ हो जाएगा बीच में, रॉ मटेरियल महंगा हो जाएगा, जो आज हम सोच रहे हैं रॉ मटेरियल का कुछ और प्राइस है, कल को कुछ और हो जाएगा। तो यही होता है, कॉस्ट एस्केलेशन तो हो ही जाती है, सोचते हम क्या है और बनता कितने में है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होंगी, डिलेज भी हो सकती हैं, हमने 30 साल सोच लिया है तो पता नहीं कितने में होगा, वी नेवर नो, इट इज ईजी टू आस्क इफ। तो लेकिन अब 30 साल बड़ा प्रोजेक्ट है ना, तो अब हम डीले वाली फैक्टर को डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं, ये कहाँ से रेलेवेंट है। देखिए क्या है कि यहाँ पे 3 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। अब ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, क्या इनके रिश्ते 30 साल तक ऐसे ही रहेंगे, क्वेश्चन ये है ना, कि क्या आने वाले समय में भी आने वाली पीढ़ियां भी उतना ही सपोर्ट दिखाएंगी एशियन जियोपॉलिटिक्स में, इंडो पैसिफिक में स्टेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए वी आर सप्लाइंग न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड ऑल ऑफ दैट, वी नेवर नो। पर यहाँ पे बेसिकली डॉक्टर सी राजा मोहन ये कह रहे हैं कि एक बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं बाई पार्टिसन सपोर्ट तो मिल ही रहा है, और वी होप कि मिलेगा ही आगे, क्योंकि सब एवरीबडी इज क्रिटिकल ऑफ चाइना, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे तीनों कंट्रीज में इस वेंचर को मिलेगी ही मिलेगी। द फर्स्ट स्टेप, अब देखिए यहाँ पे सेवरल फेजेस जैसे कि मैंने आपको बताया, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑकस में। ओके, स्टार्टिंग राइट अवे विल एम्बेड ऑस्ट्रेलियन पर्सनल। अब देखिए क्या होगा, सबसे पहले अमेरिकन और ब्रिटिश न्यूक्लियर सबमरीन एस्टैब्लिशमेंट जो हैं, बिल्डिंग्स एस्टैब्लिशमेंट्स या जो भी इन चीज़ों में काम करते हैं, कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी या ये सारी चीज़ें, सबसे पहले तो उसमें हम देखेंगे कि ऑस्ट्रेलियन पर्सनल को अब जगह मिल गई है इन दोनों की एस्टैब्लिशमेंट्स में, ठीक है। और देयर विल आल्सो बी मोर पोर्ट कॉल्स बाय यूएस एंड ब्रिटिश न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स इन ऑस्ट्रेलिया। हमें ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी इस तरह की पोर्ट कॉल सुनने के लिए मिलेंगी, यूएस और ब्रिटिश न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स की। सेकेंड फेज में इनिशियली तो यही होगा, बिल्कुल ही राइट अवे तो यही चीज़ें हम देखेंगे कि सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के जो पर्सनल है वो घुस जाएंगे, उनकी सारी एस्टैब्लिश, मतलब उन्हें जगह मिल गई ना वहाँ पे, राइटफुली लेजिटिमेसी मिल गई इस चीज़ की, ठीक है। तो सेकेंड फेज में क्या होगा, जो 2027 में शुरू होगा, वॉशिंगटन एंड लंदन, यूएस और यूके विल फॉरवर्ड डिप्लॉय न्यूक्लियर सबमरीन्स इन ऑस्ट्रेलिया टू एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलियन। अब देखिए क्या है कि
आप सबमरीन्स बना दो, उनको दे दो ऑस्ट्रेलिया को। वहाँ के नेवी पर्सनल को चलानी भी नहीं आती, वर्क फोर्स ही उस तरह की नहीं है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और रेगुलेटरी सिस्टम जो चाहिए उसको मेंटेन करने के लिए आगे वो कुछ स्टैब्लिश्ड है नहीं है, तो वो शुरू होगा अब। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे थर्ड फेज में क्या होगा, विच विल ऑफ कोर्स स्टार्ट अर्ली नेक्स्ट डेकेड में शुरू होगा, जो यूएस विल सेल अप टू 5, जो जैसे कि मैंने आपको बताया लेट 2030 से, हमने अभी आर्टिकल में देखा था, हम देखेंगे कि जो 5 सबमरीन्स तक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स है, वर्जीनिया क्लास मोस्ट प्रॉब्ली, है ना, तो वर्जीनिया क्लास सबमरीन्स वहाँ जाएंगी, तो लंदन विल डिलीवर द फर्स्ट। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। और फिर 2030 के एंड में हम ये भी देखेंगे कि जो यूके है वो डिलीवर करेगा फर्स्ट ब्रिटिश बिल्ट ऑकस सबमरीन टू कैनबरा। ओके, और फाइनल फेज में क्या होगा, जो अर्ली 2040s में हम देखेंगे जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं बिल्ट इन ऑस्ट्रेलिया विल बिगिन टू रोल आउट। अभी जो मल्टी डिकेडल प्लान है वो मल्टीपल स्ट्रेटेजिक कॉन्सिक्वेंसेज लेके आएगा एशिया के लिए। आप देखिए 30 साल एक बहुत बड़ा समय है, हमें लग रहा है कि ये सिर्फ एक सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, इसका बहुत बड़ा रैमिफिकेशन होगा, और आप समझिएगा यहाँ पे जो हमें अभी पढ़ने के लिए मिलेगा। और ऑफ कोर्स यहाँ पे 5 पॉइंट्स इन्होंने लिखे हैं कि इंडिया और हमारे जैसे और प्लेयर्स के लिए क्या यहाँ से पता चलता है। पहला, AUKUS is in essence about transforming Australia's strategic capabilities. Definitely, AUKUS ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देगा, उसको एक बहुत पावरफुल फैक्टर बना देगा इन शेपिंग इंडो पैसिफिक रीजनल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट। बिल्कुल आप कह सकते हैं पिवट की तरह बन जाएगा। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स आर ओनली वन पार्ट, जो हमें सिर्फ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन या सबमरीन अलायंस हम इसे कह रहे हैं, वो तो सिर्फ एक छोटा सा फैक्टर है इसमें। ऑकस एक बहुत ही डीपर पार्टनरशिप देखेगा यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, बिकॉज इट वुड सॉर्ट ऑफ स्पिल ओवर टू मेनी अदर थिंग्स, मेनी अदर सेक्टर्स, मेनी अदर टेक्नोलॉजीज, जैसे और अंडर वाटर टेक्नोलॉजीज, जो भी, सो दैट वी कैन टेक ऑन जो चाइनीज नेवल कैपेबिलिटीज है जो इंडो पैसिफिक में बहुत ज़्यादा फैल रही हैं, एक्सपैंड कर रही हैं, उसको आप काउंटर कर सकें, तो और अंडर वाटर टेक्नोलॉजीज पे सारे मिलकर काम करेंगे। AUKUS also involves collaboration between the three countries in a range of emerging technologies, जैसे AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, है ना। तो अब क्या है, इन सारी चीज़ों में भारत भी इंटरेस्टेड है, आप समझ रहे हैं, राइट। तो हमें अभी तक क्या लगता था, इंडिया काफ़ी अंडर एस्टिमेट करता है जो ऑस्ट्रेलिया की एक्स्ट्रॉर्डनरी साइंटिफिक और टेक्निकल स्किल्स है, लेकिन अभी हमें पता है कि अभी हम इनको अंडर एस्टिमेट कर लें, लेकिन हमारे एस्टिमेशन से तो ज़्यादा इनके पास अभी ही है, तो और ज़्यादा बढ़ जाएंगी जब ये तीनों कंट्रीज इसमें कोलैबोरेट करेंगी इन सेक्टर्स में। ओके, दिल्ली विल नाउ सी अ ड्रामेटिक अपग्रेडेशन ऑफ those Australian capabilities in the coming years. This should also open, इसीलिए हमारे लिए भी एक दरवाज़ा खुलता है कि S&T कॉपरेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉपरेशन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बढ़े। इट शुड इवेंचुअली एक्सपैंड टू कवर सेंसिटिव स्ट्रेटेजिक एरियाज ऑल्सो। सेकेंड पॉइंट, नंबर 1 तो हमने डिस्कस कर लिया, जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी कम्युनिटी है वो निगलेक्ट करती आई है आज तक, जो कंटिन्यूइंग ग्लोबल स्ट्रेटेजिक सेलियंस है ब्रिटेन का। वही चीज़ देखिए क्या हुआ ना, हमने ब्रिटेन को पीछे कर दिया, विच इज़ ऑफ कोर्स, मतलब हमें तो बहुत खुशी है कि सो कॉल्ड हमारे कोलोनियल मास्टर्स अब इकोनॉमिकली हमसे पीछे एंड ऑल ऑफ दैट। खैर खुशी इस बात की नहीं है, बट उनका हुब्रिस यहाँ पे टूट गया, सो कीपिंग दैट असाइड। लेकिन हमें लगता है कि ब्रिटेन का कुछ मतलब ही नहीं बचा, ब्रिटेन एक सैटेलाइट बन चुका है यूएस का, जो यूएस कहता है वो ब्रिटेन करता है, ऑल ऑफ दैट। इससे ज़्यादा हम ब्रिटेन को कुछ नहीं समझते, पूरी कम्युनिटी कुछ नहीं समझती, इंटरनेशनल कम्युनिटी। लेकिन देखिए, आप जानते हैं कि यूके का यानी कि ब्रिटेन का इस पर्टिकुलर एरिया में सिक्योरिटी रोल कब तक था, जब तक स्यूज क्राइसिस नहीं हो गया 1960s का, 1956 सॉर्ट ऑफ, है ना। वो स्यूज क्राइसिस खत्म हुआ और ब्रिटेन ने विड्रॉ करा, और ब्रिटेन आज तक हमें यहाँ कभी दिखा नहीं, हमें लगा इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, ब्रिटेन इज नॉट सिग्निफिकेंट, हमें यूएस ही यूएस दिख रहा है इतने समय से, है ना। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ओ दिस इज द अराइवल ऑफ ब्रिटेन अगेन इंडो पैसिफिक में, एशिया में, एशियन जियोपॉलिटिक्स में। तो ये एक बहुत बड़ा टेक अवे है। लंदन विच इम्प्रेस्ड सेंट्रल यूरोप विद इट्स एक्टिविज्म इन यूक्रेन वॉर, जैसा कि हमने देखा है यूक्रेन वॉर में भी, देखिए ना, अब रशिया को देखिए, रशिया ने स्पेसिफिकली यूएस के खिलाफ तो बोलते हैं, सब बोलते हैं, पर यहाँ पे जब भारत में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की काउंटर टेररिज्म कॉन्फ्रेंसेज हुई मुंबई और दिल्ली में, तो उन्होंने स्पेसिफिकली सिंगल आउट करके यूके के खिलाफ क्यों बोला, क्योंकि यूके काफी ज्यादा एक्टिविस्ट रोल प्ले कर रहा है यूक्रेन वॉर में, आप जानते हैं, ठीक है। तो
तो इसलिए काफ़ी इम्प्रेस हुई है सेंट्रल यूरोप भी। और इनका अब हम देख रहे हैं उनकी बूस्टेड प्रोफाइल देखेंगे एशिया में भी ऑकस झील के माध्यम से। द यूके इज द लिंचपिन इन द ऑकस विद इट्स क्रिटिकल रोल। ऑफ कोर्स यूके इज द लिंचपिन इन ऑकस, क्योंकि जो डिजाइनिंग होगा, ऑफ कोर्स जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जो ऑकस बिल्ट सैटेलाइट जो सबमरीन होंगी बेसिकली, जो ऑस्ट्रेलिया को मिलेंगी, तो वो उसका डिज़ाइन कहाँ से आएगा, वो यूके से आएगा। टेक्नोलॉजी कहाँ से आएगी, यूएस से आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है, यूएस की टेक्नोलॉजी, ब्रिटिश की डोमेस्टिक न्यूक्लियर पावर केपेबिलिटीज एंड ऑस्ट्रेलियन डिमांड। आफ्टर द वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। थर्ड फैक्टर क्या है, ऑकस हैज़ ओके, अब देखिए ऑकस ने दोबारा उस आइडिया को जागरूक कर दिया है, एंग्लोस्फियर। एंग्लोस्फियर वही बेसिकली जो 5 आईज हैं, जो इंटेलिजेंस शेयरिंग का काम करती है। 5 आईज क्या क्या है, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड न्यूजीलैंड। ओके, तो इंडिया ऑफ कोर्स हमारा इनके साथ एंग्लोस्फियर के साथ कुछ अच्छा रिश्ता नहीं रहा है पास्ट में, क्योंकि यही कोलोनाइजेशन वगैरह में इन्वॉल्व थे। पर अब हम देख रहे हैं, हम बहुत ही रैपिड स्केल पे इस इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड के साथ अपने टाइज को एनहांस होते देख रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है। The triangular AUKUS arrangement is more narrowly focused on the Indo-Pacific and will look beyond information sharing to integration of the technological and defense industrial bases of the three countries. Definitely, जैसा कि मिस्टर बाइडन ने भी कहा और ऋषि सोनक ने भी कहा कि इससे क्या होगा कि तीनों ही कंट्रीज की इंडस्ट्रियस एनहांसमेंट होगी, है ना। तो वही चीज़, सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयरिंग, इंटेलिजेंस शेयरिंग, वो तो अभी भी ये कनेक्टेड थे ही, बट दे आर गोइंग बियॉन्ड दैट नाउ। फोर्थ फैक्टर हमें क्या पता चलता है, 3 कंट्रीज हैव टेकन पेन्स टू एम्फसाइज। अब देखिए तीनों ही कंट्रीज ने मतलब बार बार एम्फसाइज किया है ना, कि कोई न्यूक्लियर वेपन यहाँ पे नहीं ट्रांसफर होगा, डू नॉट वरी। कोई एनपीटी का यहाँ पे हम इन्फ्रिंजमेंट नहीं देख रहे हैं। तो चाइना ने तो कैंपेन लॉन्च कर दिया, आप जानते हैं, ऑकस के खिलाफ, है ना। एग्जैक्टली वैसे ही जब इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर इनिशिएटिव जो 2005 से 2008 के बीच में नेगोशिएट किया जा रहा था, उस समय पे उन्होंने किया था, तब भी यही किया था उन्होंने, एनपीटी को इन्फ्रिंज करता है एंड ऑल ऑफ दैट। अभी भी वही कर रहे हैं। पर ये जो हो रहा है, ऑकस ऑकस लाइक कॉपरेशन इज अलाउड अंडर एनपीटी, ये नहीं है उसके खिलाफ। ओके, तो ये चीज यहाँ पे, और साथ ही में आप जानते हैं कि तीनों कंट्रीज ने कहा है जो स्ट्रिक्टेस्ट प्रिंसिपल्स होंगे ना, उसको फॉलो करेंगे। ओके, फाइनली फिफ्थ पॉइंट क्या हमें पता चलता है, यूएस हैज मेड इट क्लियर, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यूएस हैज मेड इट क्लियर इट डज नॉट प्लान टू एक्सटेंड द ऑकस अरेंजमेंट। तो इन्होंने ये बोला है कि देखिए, हम ऑकस जैसी जो हम ऑस्ट्रेलिया को स्पेशल फील करवा रहे हैं, वैसा हम स्पेशल ना ही फील जापान को करवाएंगे, ना ही इंडिया को कराएंगे। अब देखिए, हमको कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं है, इंडिया ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया कि हम इस तरह की कॉपरेशन करें, हम करना भी नहीं चाहते, क्योंकि हम चाइना को बेफालतू नहीं भड़काना चाहते। इनका कुछ पता नहीं चलता, ये कभी भी यूनिलैटरली अपने बॉर्डर पे कुछ भी चेंज सिचुएशन कर देते, तो हम वो चाहते भी नहीं है। ठीक है, और साथ ही में हमें कोई दिक्कत भी नहीं है ना, हमें कोई मतलब नहीं है कि ऑकस एक बुरी चीज़ है, हमने ऐसा कभी भी नहीं कहा। ओके, सो वी डोंट रियली क्वेरल विद द आइडिया ऑफ ऑकस। हमें अच्छा ही लगेगा अगर चाइनीज एक्सपेंशनिज्म जो इंडो पैसिफिक में हो रहा है उसे डेटर किया जाए किसी भी माध्यम से। लेकिन इंडिया के लिए यहाँ पे कुछ जो इंटरेस्ट है वो कुछ और है, जो हमें देखना बहुत जरूरी है। ऑकस एक शिफ्ट मार्क करता है, स्ट्रेटेजिक चेंज मार्क करता है यूएस की रीजनल स्ट्रैटेजी जो इंडो पैसिफिक के लिए एग्जिस्ट करती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, पास्ट में क्या था ना कि यूएस की यहाँ पे यूएस ही यूनिलैटरली सब कुछ करता था, है ना, जो भी इसकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज थी, यहाँ पे प्रेजेंस और ये सब वगैरह सब कुछ एक वन मैनशिप थी यूएस की। लेकिन अब उसको समझ आ रहा है कि जिस लेवल का, जिस स्केल का मिलिट्री चैलेंज चाइना प्रेजेंट करती है ना इस पर्टिकुलर रीजन में, वो अकेले इसको नहीं डील कर सकते। सो इट इज़ वेरी ईगर नाउ टू बूस्ट स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज अपने अलाइज की। वो अब सक्षम बना रहे हैं अपने अलाइज को और पार्टनर्स को जो इंडो पैसिफिक में हैं। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यूएस ऐसा नहीं है कि इंडिया को कुछ नहीं समझता, यूएस को पता इंडो पैसिफिक, जैसे कि मैं हर बार कहती हूँ, इंडो पैसिफिक में शब्द है इंडो, वो इंडो शब्द इंडिया से आया है। तो इंडिया ऐसा नहीं है कि वो उनके लिए हमें बॉर्डर नहीं है, या जापान इम्पोर्टेंट नहीं है, जापान भी तो यहीं स्थित है। और यूएस के कहने भी तो जापान अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर 2% ऑफ जीडीपी तक लेके जा रहा है। सो देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। इसका मतलब ये है कि यूएस का डिफरेंट पार्टनर से डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेक्टेशन है, डिफरेंट पार्टनर्स पे डिफरेंट डिफरेंट तरह का फोकस है।
ओके, पर ऑब्जेक्टिव सिमिलर है बिल्कुल, कि उन्हें लोकल बैलेंसेस ऑफ पावर बनाना है। यूएस तो यहाँ नहीं रहता, यूएस की कंट्री तो यहाँ नहीं है, तो हम हैं यहाँ पे, जापान है यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पे, और वो हम सारे उनके कहीं ना कहीं दोस्त हैं, तो हम लोकल्स हैं यहाँ के। तो इन हम लोकल्स को बैलेंस ऑफ पावर बनाना है, लोकल बैलेंस ऑफ पावर यहाँ पे तैयार करनी है चाइना के खिलाफ, ठीक है। तो यही सिमिलैरिटी है। US is now boosting the military capabilities of Japan and South Korea also, and seeking to build a deeper partnership with India, and we know that, ठीक है। Delhi then has a rare opportunity to develop a unique set of, इसीलिए बस हमको अपना नेशनल इंटरेस्ट जो हम देखते हैं वही यहाँ पर भी देखना चाहिए। हमें यूनिक से अपने आप, हमें किसी की नेगोशिएशन, किसी की मीडिएशन की जरूरत नहीं है। हमें जो जहाँ पे सबसे ज्यादा लाभ दिख रहा है, जो हमारे लिए भी जरूरी है और रीजन के लिए भी जरूरी है, जो सबसे सही चीज़ है, ठीक है, तो हमें उन तरह की अरेंजमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअली साइन करनी चाहिए वॉशिंगटन और उसके अलाइज के साथ, ठीक है। तो यही, ताकि हम अपनी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर को स्ट्रेंथन कर सकें, और जो हमारा कंट्रीब्यूशन है रीजनल पीस में और सिक्योरिटी, जब देखिए हम खुद को कहते हैं कि हम इतनी बड़ी पावर बन गए हैं, अब हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वी आर इनटू एवरीथिंग, वी आर द बिगेस्ट पॉपुलेशन, ऑफ कोर्स वी हैव बिकम वन, सेंसस नहीं हुआ तो क्या हुआ पता तो है हमें। तो जब हम कह रहे हैं कि हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट हमारी है, राइटफुली सो, तो फिर ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जिसमें हमारा कुछ कंट्रीब्यूशन ना हो पॉजिटिव, कुछ भी नहीं। हर तरह के रीजनल पीस, इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी में हमारा एक योगदान होना चाहिए। देयर शुडंट बी एनी टॉक हैपनिंग विदाउट इंडिया। सो इफ दिस इज द केस, ऑकस भी हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी लेके आता है। वी विल सी इफ वी कैन ग्रास्प इट और नॉट। ओके, अब देखिए हमें बाकी यहाँ पे भी थोड़ा सा और इंटरनेशनल अफेयर्स आज के लिए, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूजुअली क्या है ना कि प्रीलिम्स में ऐसा है कि 1.5 साल पहले, 2 साल पहले इस तरह की चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं। ओके, तो यहाँ पे आई वुड टेल यू यहाँ पे लिंक क्या है। अर्मेनियन पीएम स्लैम सिक्योरिटी अलायंस हेडलाइंड बाय रशिया। देखिए अर्मेनिया आप जानते हैं, और अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी जानते हैं, नगोर्नो कराबाख, है ना। तो ये आप जानते हैं, ये एक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है एंड ऑल ऑफ दैट। तो और अर्मेनिया को ये भी आप जानते हैं कि अर्मेनिया काफ़ी अच्छा दोस्त है रशिया का, है ना। और अजरबैजान के साथ भी, क्योंकि वो एक एनर्जी रिच रीजन है, रशिया ने अच्छे रिश्ते बनाए हुए हैं आज तक, और इसीलिए जो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है दोनों के बीच में तो आके मीडिएशन कर देती है रशिया। लेकिन अभी क्या है, अर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर ने अक्यूज किया है मॉस्को डोमिनेटेड सिक्योरिटी अलायंस को, जिसका नाम है CSTO, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, कौन है इनके मेंबर्स, बहुत कम मेंबर्स हैं, याद रखने पड़ेंगे। कैसे याद रख सकते हैं मैं बताऊंगी, ठीक है, और बहुत इजीली, कुछ रटने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे इस अलायंस को क्यों इन्होंने क्रिटिसाइज किया है, इन्होंने बोला है कि देखिए जब हम इतनी हॉस्टिलिटीज सहते हैं हम अजरबैजान की वजह से, तो कहाँ होते हैं आप, है ना। कहने को तो आप भी नेटो जैसे हैं, पर क्या आपने साथ दिया है हमारे लिए क्या कर दिया, हमें बीच में छोड़ के चले जाते हैं हमारे कॉन्फ्लिक्ट में। ओके, तो ये चीज़ इन्होंने कही है, और उन्होंने कहा है कि तो आप बिल्कुल फेल हो चुकी है ये, आपने ये नगोर्नो काराबाख के सिचुएशन में क्या किया, आपने कुछ भी नहीं किया हमारे लिए। रशिया विच हैज सॉट टू प्रिजर्व, वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है। उन्होंने कहा कि हम नहीं विड्रॉ कर रहे CSTO से, बल्कि CSTO हमें छोड़ के जा रहा है यहाँ पे, तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है। ओके, रिफ्लेक्टिंग इट्स इरिटेशन, और साथ में देखिए इतने इरिटेट हो गए हैं ये CSTO से कि इन्होंने एक प्लान्ड मिलिट्री एक्सरसाइज जो थी अर्मेनिया ने उसको कैंसिल कर दिया, ठीक है। और साथ ही में उन्होंने अपना कोई जो रिप्रेजेंटेटिव नेम करना था ब्लॉक की लीडरशिप के लिए वो भी नहीं किया। तो इससे पता चलता है कि दे आर रियली वेरी इरिटेटेड, और उनका ये कहना है कि जो हमारा बॉर्डर की स्थिति है, जो एस्केलेशन यहाँ पे, इट इज़ वेरी हाई नाउ बट नोबडी केयर्स। ओके, और आप जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि रशिया ऑलरेडी यूक्रेन वॉर में काफ़ी एंगेज्ड है, तो कहाँ कहाँ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगर आपको कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाए, जो आ सकता है, और मैंने ऐसा क्यों कहा कि 1.5 साल से 2 साल पहले, क्योंकि जनवरी 2022 में, जनवरी फरवरी, आई डोंट रिमेंबर क्वाइट एग्जैक्टली, अगर आप न्यूज़पेपर्स फॉलो कर रहे हैं तो आपको याद होगा, कजाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट्स हुई थी, और बहुत सारी प्रोटेस्ट इसलिए हुई थी क्योंकि वहाँ पे आई थिंक फ्यूल प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे, और फ्यूल प्राइसेस इसलिए बढ़े थे, कजाकिस्तान का ये कहना था उनके प्रेसिडेंट का कि फॉरेन ट्रेंड टेररिस्ट गैंग्स आ रहे हैं जो प्रोटेस्टर्स के रूप में खुद को शील्ड करके यहाँ पे मतलब प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा जीना दुश्वार कर दिया हुआ था
पूरे कंट्री का। तो इसीलिए फिर उन्होंने कहा था कि हमें पीस कीपर्स चाहिए, तो CSTO भेजे एंड ऑल ऑफ दैट। तो उन्होंने आर्टिकल 4 है CSTO का, उसको इन्वोक किया था, जो पहली बार इन्वोक किया गया था। और ये जो आर्टिकल 4 है ना, ये नेटो के आर्टिकल 5 की तरह है बिल्कुल, और आपको याद होना चाहिए नेटो का आर्टिकल 5। तो इसीलिए ये जनवरी अराउंड का है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो तब था, अभी भी फिर से न्यूज़ में आ गया है तो और इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, तो देखिए पहली बात तो क्या है CSTO। अब आप ये जानते हैं जब कोल्ड वॉर खत्म हो रहा था 1991 में, तो जो वॉर्सो पैक्ट था, वॉर्सो पैक्ट आप जानते हैं, जो नेटो के ही कॉन्ट्रास्ट में बनाया गया था। नेटो आप जानते हैं वेस्टर्न अलायंसेस थे, और वॉर्सो पैक्ट में आप कह सकते हैं कि सोशलिस्ट स्टेट्स थी, 8 सोशलिस्ट स्टेट है ना। तो वॉर्सो पैक्ट ऑल्सो डिसॉल्व्ड। जब कोल्ड वॉर खत्म हो गया तो वॉर्सो पैक्ट का मतलब क्या है। लेकिन वॉर्सो पैक्ट जब डिसॉल्व हो गया 1991 में, उसके जस्ट एक ही साल के अंदर अंदर रशिया ने अपने 5 जो अलाइज थे उनके साथ मिलके, ये 5 जो अलाइज थे पोस्ट सोवियत कंट्रीज ही थी, ठीक है, तो उनके साथ मिलके कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी एस्टैब्लिश की। ये एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है जिसे साइन किया गया था 1992 में, पर ये फोर्स में आया 1994 में। इसे हम ताशकंद पैक्ट भी कहते हैं। और सबसे ज्यादा आयरॉनिकल पता है क्या है, ये इसे हम ताशकंद ट्रीटी, ताशकंद पैक्ट कहते हैं, लेकिन उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ये, लेकिन उज्बेकिस्तान इसका पार्ट नहीं है अब, है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि डेफिनेटली क्योंकि इसे ताशकंद पैक्ट कहते हैं, तो एक तो ऑप्शन आपका उज्बेकिस्तान दे देंगे, विच इज द फॉलोइंग आर द मेंबर्स ऑफ CSTO में, ठीक है। तो उज्बेकिस्तान इज रॉन्ग, ये चीज आप इस आयरनी से याद रखिएगा, ठीक है। तो और साथ ही में एक फुल ब्लोन मिलिट्री अलायंस है ये भी। तो मेंबर्स है कौन कौन। सबसे पहली बात तो उज्बेकिस्तान नहीं है, उज्बेकिस्तान था पर 2012 में उसने क्विट कर दिया, विड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये नहीं है, आपको याद रखना है। अब देखिए क्योंकि अर्मेनिया की तरफ से स्टेटमेंट आई है, तो अर्मेनिया आपको याद ही रहेगा कि डेफिनेटली एक मेंबर है, 6 मेंबर्स में से एक मेंबर अर्मेनिया है। रशिया के बारे में यहाँ पे इन्होंने क्रिटिसाइज किया है, तो दूसरा मेंबर रशिया तो होगा ही होगा। अर्मेनिया रशिया डन, उज्बेकिस्तान है नहीं, ठीक है। और इसी के अराउंड एलिमिनेशन की चीजें बनेंगी। तो और आपको कजाकिस्तान का मैंने इंसिडेंट बता दिया कि जनवरी 2022 में हो, तो कजाकिस्तान भी आपको याद हो गया। बचा क्या, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान, ठीक है। तो ये दोनों कंट्रीज आप याद रख लीजिए, आपको 6 के 6 मेंबर्स याद हो गए, ठीक है। तो और ऑफ कोर्स इसका जो हेड क्वार्टर्स है वो मॉस्को में है, रशिया में है, मॉस्को डोमिनेटेड है ये पर्टिकुलर जो ट्रीटी है, ओके। तो ये चीज आपको यहाँ तक जो मेंबर्स हैं और ये सब वगैरह सब कुछ याद होना चाहिए। अब क्योंकि मैं आपको बता रही थी कि जो आर्टिकल 4 है इसका, उसे इन्वोक किया गया था। तो आर्टिकल 4, आर्टिकल 5 क्या कहता है नेटो का। आर्टिकल 5 ये कहता है कि जो भी कोई अगर जैसे कोई एक्सटर्नल एग्रेशन होगा या कोई भी और आप पे अटैक करेगा नेटो के किसी भी मेंबर को, तो जो भी एक्शन लिया जा सके नेसेसरी होगा, सच एक्शन एज इट डीम्स नेसेसरी, जो भी सिक्योरिटी को रिस्टोर करने के लिए लिया जाना चाहिए, चाहे वो न्यूक्लियर ही क्यों ना हो, तो वो बेसिकली लिया जाएगा। या आर्टिकल 5 कहता है नेटो का, वही उस तरह से आर्टिकल 4 भी है CSTO का, ओके। तो वही CSTO का आर्टिकल है। और साथ में यहाँ पे भी जैसे आप नेटो में पढ़ते हैं ना कि एक पर्टिकुलर कंट्री पे अटैक हुआ तो सब पे अटैक है, वही CSTO में भी है, एक कंट्री पे अटैक हुआ तो सब पे अटैक है, ठीक है। अब एक और चीज़, क्योंकि इन्होंने अर्मेनिया और अजरबैजान का यहाँ पे मेंशन किया है, तो अजरबैजान भी यहाँ पे इसका मेंबर था एक समय पे, पर 1999 में उन्होंने भी विड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो उज्बेकिस्तान आज तक विड्रॉ कर चुका है, अजरबैजान विड्रॉ कर चुका है, एक जॉर्जिया भी है साथ में जो विड्रॉ कर चुका है। ये आपको याद होना चाहिए। आई होप डिस्कशन के माध्यम से आपको सब समझ आ ही गया होगा, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ओबीसी पैनल डज नॉट हैव कास्ट सेंसस डेटा सेज गवर्नमेंट। अब देखिए आप जानते हैं कि पहली बात तो सेंसस ही नहीं हो रहा, और कास्ट सेंसस की डिमांड पिछले 2-3 सालों से चल रही है जब से पेंडेमिक आया है, ठीक है। और साथ ही में जो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है ना, 2011 में जो कंडक्ट हुआ था, पर अभी तक इसकी फुल इन्फॉर्मेशन भी रिलीज नहीं की गई है। और पर हाँ, बहुत सारी जो सब्सिडीज देने के लिए, क्योंकि कुछ लोगों को टारगेट करना होता है ना, जिन तक नहीं पहुंची चीजें, तो उसके लिए यूज किया जाता है इसका डेटा, पर रिवील नहीं किया जाता बहुत ज्यादा। तो फिर जो अभी आप जानते हैं रोहिणी कमीशन जो बैठी हुई है अभी, रोहिणी कमीशन क्या कर रही है कि आप जानते हैं ओबीसी जो है उसमें 3000 कास्ट ग्रुप्स हैं। तो अब ये देखना है कि
जो कॉर्नर हो रहा है बेनिफिट्स, वो कहीं कुछ गिनी चुनी कास्ट द्वारा तो नहीं हो रहा, जो बेनिफिट है वो पहुंच ही नहीं रहा है ना, जो बाकी लेस प्रिविलेज्ड कास्ट ग्रुप्स हैं। तो ये चीज़ पता लगानी है, सब कैटेगराइजेशन करनी है, ओबीसी बेसिकली कैटेगरी की। तो वो चीज़ रोहिणी कमीशन कर रही है। तो अगर आपको ये सब कैटेगराइजेशन करनी है तो आपके पास जब डेटा ही नहीं है ना, यहाँ पे जवाब हमें मिला है सरकार की तरफ से कि नहीं, रोहिणी कमीशन ने हमसे डिमांड ही नहीं किया SECC का हमें डेटा चाहिए, तो वो नहीं यूज़ कर रहे हैं इसको। तो यहाँ पे बस इतनी ही चीज़ थी। और आप जानते हैं कि कास्ट सेंसस को बार बार डिमांड किया जाता है। अब देखिए, RBI ने परमिट किया हुआ है बैंक्स फ्रॉम 18 कंट्रीज के वो रुपी में ट्रेड कर सकते हैं। अब वॉस्त्रो अकाउंट जानते हैं, जो रशिया और इंडिया के बीच में फंक्शनल है। मैं अगेन बता देती हूँ, वैसे मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि रशिया क्या करेगा, एग्जाम्पल SBI इसका पार्ट नहीं है बट आपको समझाने के लिए, SBI में रशिया क्या करेगा, अपना एक बैंक अकाउंट आके खोलेगा। वो बैंक अकाउंट रशिया है, वो बैंक अकाउंट नहीं है, वो बैंक अकाउंट जो खुला हुआ है वो रशिया है। SBI में रशिया बैठा हुआ है, ठीक है। तो अब क्या है कि हमने रशिया से तेल लेना है और रशिया ने हमसे T-शर्ट्स लेनी है, ठीक है। तो अब हम रशिया से तेल लेते हैं, तो हम उनके ना ही डॉलर में पेमेंट करेंगे ना रुपीज में पेमेंट करेंगे, हम रुपी में पेमेंट करेंगे। रशिया तो SBI में है ना, तो हम SBI जाएंगे और रशिया को पेमेंट दे देंगे रुपी में। तो वो रशिया उसको अपने पास रखेगा, ठीक है। फिर जब क्या है, रशिया हमसे T-शर्ट्स मंगवाएगा तो उसकी पेमेंट वो हमें रुपी में करेगा। रुपी कहाँ से आएगा उनके पास, वहीं जो SBI में बैठा है और जो हमसे ही पैसा लिया था उसमें से कुछ काट के वो T-शर्ट्स की पेमेंट कर देगा। दिस इज हाउ वॉस्त्रो अकाउंट वर्क्स। इससे क्या होगा, हम बेसिकली डी डॉलराइजेशन करना चाहते हैं या इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी करना चाहते हैं, रुपी की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं। तो RBI ने 18 देशों को अलाउ किया हुआ है कि वो अपने स्पेशल वॉस्त्रो अकाउंट्स खोल सकते हैं भारतीय बैंक्स में। ओके, कौन कौन सी कंट्रीज हैं, बोत्सवाना है, फिजी है, जर्मनी है, गयाना है, इजराइल है, कीनिया, मलेशिया, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड। म्यांमार को भी अलाउ किया हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये तो हमें ले जाना। US नहीं है इसमें, चाइना तो डेफिनेटली नहीं होगा, रशिया है, रशिया तो होगा ही, सेशल्स है, सिंगापुर है, श्रीलंका है, तंजानिया है, युगांडा और UK भी है। UK, न्यूजीलैंड, जर्मनी, म्यांमार, ये इजराइल, ये कुछ कुछ कंट्रीज आपको याद होनी चाहिए। और फिजी तो आप याद रखेंगे, अभी रिसेंटली वी मेट द फिजी का प्रेसिडेंट एंड वी हैड टॉक्स, और हमने इस चीज़ की बात भी की थी वॉस्ट्रो अकाउंट की, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट डिसमिसेस सेंटर्स प्ली सीकिंग मोर मनी फ्रॉम यूनियन कार्बाइड। आप जानते हैं, हम बहुत ही डिटेल में इस पूरे केस को डिस्कस कर चुके हैं, भोपाल गैस ट्रेजेडी केस को। और उसमें जो UCC कंपनी थी, यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन, जो इस पर्टिकुलर उसमें उन्होंने कॉम्पनसेशन दी थी, तो वो कॉम्पनसेशन जो अग्री किया गया था, सेटलमेंट हुई थी सरकार के बीच में और UCC के बीच में 1989 में, वो बेसिकली जो सेटलमेंट थी वो डॉलर 470 मिलियन की थी, विच इज अबाउट ₹725 करोड़, ठीक है। तो इतना पेमेंट वो कर चुके थे कॉम्पनसेशन के लिए। लेकिन अब क्योंकि 30 साल के करीब हो गए हैं, तो उसके बाद अब सरकार 2010 में ही खैर उन्होंने क्यूरेटिव पिटिशन डाल दी थी। तो अब इतने साल बाद बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का कहना है, जस्टिस संजय किशन कौल जी का कहना है कि ऐसा नहीं हो सकता। अब सरकार कहती है कि हमें ₹675.96 करोड़ एडिशनल फंड्स चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। इट डज नॉट गो लाइक दैट, है ना। पहली बात तो आप वेलफेयर स्टेट है। अगर आपको सच में ऐसा लगता है कि डेथ्स और हुई थी, जो हमने 30,000 जो 3,000 उस समय गिनी, और फिर उसके बाद और जो लोग हैं वो आज भी उन दिक्कतों से पीड़ित हैं जो उस समय हुई, एंड ऑल ऑफ दैट, है ना, तो आप वेलफेयर स्टेट नहीं है। वैसे तो आप कहते हैं कि आप हैं, और हमारे संविधान में भी लिखा है, और इतनी सब्सिडीज वगैरह सब प्रोवाइड करते हैं, तो आपने क्यों नहीं, मतलब वो उस जो गैप था उसको प्लग क्यों नहीं किया, आप कर देते ना पेमेंट, अगर आपको लग रहा था। वो सेटलमेंट आप ही नहीं की थी पहली बात तो, ठीक है। तो इस आप यू सॉर्ट ऑफ, हम डिसअपॉइंटेड है इस बात से कि आपने कोई रेलेवेंट इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं दी विक्टिम्स को, कुछ भी आपने नहीं किया अपने पार्ट पे। इनफैक्ट UCC का ये कहना है कि उसके बाद जब डिजास्टर हो गया तो सरकार ने कोई डिटॉक्सिफिकेशन एक्सरसाइज भी नहीं वहां पे, या डीकमीशन भी नहीं किया था साइट का इन द पर्टिकुलर केस। उसके बाद, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइट, आप जानते हैं आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट जो है वो एस्केप हुआ था, आप गैस को जानते हैं, 1984, है ना। तो उसके बाद आपने उसको डीकमीशन भी नहीं किया साइट को, तो आपके पार्ट पे नेग्लिजेंस है, सरकार के पार्ट पे। ये सुप्रीम कोर्ट और UCC के स्टेटमेंट्स मैं आपको बता रही हूँ।
ओके तो इसीलिए अब कोई भी बेसिकली, और साथ ही में उन्होंने कहा है कि आरबीआई के पास ₹50 करोड़ अभी भी उस जो वहाँ पे कॉम्पनसेशन यूसीसी ने दी थी उसमें से बचा हुआ है, तो वो 50 करोड़ लगा के आप प्लीज करें ना जो पेंडिंग क्लेम्स हैं उसको, है ना। तो ये चीज़ तो नहीं हो सकती, इट कैन नॉट हैपन। इंडिया फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन डिजास्टर रिलीफ सेज जनरल चौहान। तो यहाँ पे आप बिल्कुल जानते ही हैं कि जो इंडिया है ना, इंडिया फर्स्ट रिस्पॉन्डर डेफिनेटली है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ में। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ में इंडिया का क्या बेसिकली पोजीशन रही है, इंडिया के क्या एफर्ट्स रहे हैं, इस पे फुल फ्लेज्ड मेंस में क्वेश्चन आ सकता है। क्यों? क्योंकि टर्की के केस में जो अभी हमने ऑपरेशन दोस्त चलाया, इट वाज डेफिनेटली वेरी वेरी अप्रिशिएटेड एंड वही नेचुरली हम मानते हैं वासुदेव कुटुंबकम के कॉन्सेप्ट में, और उसके बाद हम बहुत सारी ऐसे एफर्ट्स, अगर आप देखेंगे ना कि जो एनडीएमए है या एनडीआरएफ है वो अपने हम फोर्सेस को बाहर भेजते हैं जब भी ऐसा कुछ होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए आप बहुत सारी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जब नेपाल में अर्थक्वेक आया तब हमने रेस्क्यू ऑपरेशन भेजे, जब श्रीलंका में साइक्लोन आया हमने तब अपना 2016 में असिस्टेंस भेजी, जब इंडोनेशिया में 2018 में अर्थक्वेक आया तब हमने रेस्क्यू ऑपरेशन भेजा, मेडागास्कर की फ्लड्स आई 2020 की तब हमने, फिर उसके बाद हमने कोविड-19 आया हमने वैक्सीन मैत्री चलाई, फिर उसके बाद अभी रिसेंटली टर्की सीरिया में अपने रेस्क्यू ऑपरेशंस भेजे। तो इससे पता चलता है कि जो भारत है वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर बन चुका है इन तरह की कैलामिटीज में। ये हम कहाँ कह रहे हैं, ये हम वर्चुअल मैसेज दिया है हमने एक वर्कशॉप जो हो रही है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ पे, क्योंकि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के हम चेयरमैन हैं, तो उस पर्टिकुलर उसमें ही एक इवेंट हुआ है, हमने वहाँ कहा है इसको। चाइना और पाकिस्तान दोनों ने अटेंड किया था, उनके स्पीकर्स ने, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट टू हियर तेलंगानाज अपील अगेंस्ट गवर्नर। तो आप जानते हैं ये केस हम पहले भी देख चुके हैं कि तेलंगाना के केस में क्या है, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, है ना, और साथ में झारखंड, यहाँ पे हम काफ़ी, आप कह सकते हैं क्वेश्चन जो बनता है पोलिटिसाइजेशन ऑफ गवर्नर, कहीं पे गवर्नर वाइस चांसलर्स को हटाने की बात कर रहे हैं, कहीं पे कह रहे हैं कि हम प्लेजर विड्रॉ कर लेंगे मिनिस्टर से, कहीं पे अगर तेलंगाना का केस हम देखें तो द गवर्नर इज सिटिंग ऑन बिल्स, ऐसा तेलंगाना की सरकार कह रही है। सितंबर 2022 से बिल्स गए हुए हैं असेंट के लिए, तो कोई बात ही नहीं है। और अगर उनसे पूछें तो वो कहती हैं कि मैं बस पढ़ रही हूँ अभी बिल्स को। तो बेसिकली सरकार का ये कहना है तेलंगाना की कि आप मना कर दीजिए, आप विद होल्ड कर दीजिए अपना असेंट, असेंट दे दीजिए, जो करना करिए पर कुछ तो बोलिए, है ना। कितने टाइम तक पेंडिंग रहेगा, और ये बहुत बड़ा इशू है एक्चुअली, है ना। तो ये आप कह सकते हैं पॉकेट वीटो कह सकते हैं ना आप इसको। तो वही है, अब सुप्रीम कोर्ट यहाँ मान गई है कि हम पिटिशन सुनने के लिए तैयार है तेलंगाना की गवर्नमेंट की, जो गवर्नर के केस में, कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल यहाँ पे स्टेटस को सॉर्ट ऑफ एस्टैब्लिश हो जाता है कि गवर्नर का मैंडेट है, और अगर वो उसको पूरा नहीं कर रहे, उनके केस उनके पार्ट पे इनएक्शन है, ओमिशन है, फेलियर है टू कंप्लाई विद द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट कि आपको बिल्स को असेंट देना है, जो भी करना है, तो वो इलीगल है, इरेगुलर है तेलंगाना की सरकार के लिए। तो मार्च 20 को ये केस सुना जाएगा। ओके, महाराष्ट्र एक्सटेंड्स फ्लैगशिप हेल्थ स्कीम टू डिस्प्यूटेड बॉर्डर विलेजेस। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में 865 विलेजेस ऐसे हैं, बीदर, बेलगावी, साथ में करवार, है ना। तो ऐसी बहुत सारी जगहों में 865 विलेजेस ऐसे ऐसे हैं जो डिस्प्यूटेड है। तो महाराष्ट्र अब अपनी एक स्कीम लेके आई है, महात्मा ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना, ठीक है, जिसमें बेसिकली ₹55 करोड़ लगेंगे, पर इन्होंने एक्सटेंड किया है इसको, इस पर्टिकुलर स्कीम को, जो मराठी स्पीकिंग एरियाज है कर्नाटका के, उनकी फैमिलीज को भी, और ऑफ कोर्स जो नॉन मराठी स्पीकिंग है उनको भी मिलेगा ही, जो वहाँ पे रह रहे हैं उस एरिया में। तो उन्होंने कहा कि हम जो भी रेजिडेंट्स हैं उनको क्वालिटी लाइफ देना हमारा बिल्कुल फ़र्ज़ है, और हम उसका एक्सपेंस बेयर करेंगे एंड ऑल ऑफ दैट। तो वही चीज़ यहाँ लिखी है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक द वीडियो।